अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी। थकन से मेरा बुरा हाल था। पूरे 2.5 घंटे ग्रोसरी स्टोर में गुजारकर सामान से लदे हुए थैले उठाकर जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे मुंह में तो जैसे करवाहट ही घुल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था, मगर ठंडे ठंडे लाउंज में सोफ़े पर नीम दराज अंकल शहजाद इंतहाई आराम और इन्हमाक से अखबार का मुताला फरमा रहे थे। मेरी आहट महसूस करके उन्होंने अखबार के पीछे से अपना चेहरा नमूदार किया और मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए उनको सलाम किया, जिसका जवाब देते ही उन्होंने दोबारा अखबार अपने खूबरू चेहरे के आगे कर लिया। अरे काशिफ, आ गए बेटा। ज़हरा खाला किचन से चाय का कप लेकर बरामद हुई, जो उन्होंने अंकल के सामने रख दिया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं खाला, मैं इस सड़ी हुई गर्मी से चाय के नाम से ही घबरा गया। बस मैं अब चलता हूँ, आप ये सौदा चेक कर लें। मैंने रसीद उन्हें थमा दी। अच्छा, ज़ोहरा खाला ने रसीद थाम ली। मैं तो कह रही थी कि एक कप चाय ही पी लेते। फिर वो जैसे चौंक कर बोली, अरे काशिफ बेटा, सुबह जब तुम बाहर निकल गए तो मुझे ख़्याल आया कि बिजली का बिल तो कब से आया रखा है, अब घर जाते हुए उसे जमा करवा दोगे। वो मुझे मल्तजी नज़रों से देख कर बोली, कोई बात नहीं खाला, आप बिल ला दें, मैं अभी जमा करवा देता हूँ। जब तक खाला अंदर से बिल और पैसे निकाल कर लाईं, मैं अखबार के पीछे पोशीदा अंकल शहजाद को देखकर खून के घूंट पीता रहा। अब तमाम अनजान लोग तो मुझको सख्त बदलिहाज और कामचोर समझ रहे होंगे कि एक ज़रा सी ग्रोसरी लाने पर मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है, असल वजह कुछ और है और साल बा साल से है। और वो कहते हैं ना, होता है मेरी जान होता है। तो जनाब, ये ग्रोसरी पे बिल, ये पोल्ट्री, ये कोई आज कल या चंद महीनों की बात नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी कहानी है। ज़हरा खाला मेरी अम्मी की कज़न होती हैं। उनमें और मेरी अम्मी में बड़ी गहरी दोस्ती है। उनकी बचपन से उनकी और मेरी अम्मी की शादियां भी तकरीबन आगे पीछे ही हुई थी। अम्मी बताती हैं कि ज़हरा खाला अपनी नौजवानी में भी बिल्कुल आम सी खातून हुआ करती थी। सांवली सांवली, दुबली पतली, ना जाने किस तरह उनका जैकपॉट निकल आया। उस वक़्त तो उनको ऐसा ही लगा होगा कि उनके लिए अंकल शहजाद का रिश्ता आ गया। अंकल शहजाद फॉरेस्ट ऑफिसर थे और बिला शक व शुबा से बेहद हैंडसम थे। किसी हसीन औरत की शादी अगर किसी गए गुजरे से हो जाए तो अच्छी निभ ही जाती है, लेकिन जो अगर कोई आम सी औरत किसी खूबसूरत मर्द के पल्ले बांध जाए तो बस जी, सारी ज़िंदगी खतरे की घंटी औरत को अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती है। और अंकल शहजाद तो वजाहत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े थे। फिर ख़ानदानी और पढ़े लिखे ज़हरा खाला तो उनकी पुजारन ही बन गई। जाने अंकल शहजाद उस शादी पर राज़ी कैसे हो गए, हालांकि उस वक़्त कई लड़कियां दिल ही दिल में उनकी तलबगार थीं। बस उनके एक इशारे की देर थी। मगर अंकल शहजाद की अम्मा तो सीधा उनका रिश्ता ज़हरा खाला के लिए ले गई थी। मेरी अम्मी को तो सारी ज़िंदगी शक रहा कि शहजाद अंकल की अम्मा जान ने जानबूझकर एक से बढ़कर एक हूर शमाइल लड़की को छोड़कर ज़हरा खाला का इंतखाब इसलिए किया था ताकि वो उनके दिल पर राज ना कर सकें और उनका बेटा कभी उनके हाथों से ना निकले। और थोड़े से फ़र्क के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कौन से फ़र्क के साथ, ठहरे मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आज से कोई 25-26 साल पहले अंकल शहजाद की शादी
ज़हरा खाला से करार पा गई। जैसा कि मैंने कहा, ये एक खासी बेजोड़ शादी थी। ठीक ठाक सांवली, बेहद दुबली पतली आम सी ज़हरा खाला और बेहद खूबरू स्मार्ट अंकल शहजाद, वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे। मगर जब वो अपनी ओपन जीप में जंगलात के दौरों पर आए जाते तो बिल्कुल हीरो लगा करते थे, वो भी बॉलीवुड के। शहजाद अंकल ने अपनी बेजोड़ शादी पर दिल मैला नहीं किया। उनके पास दिल बहलाने का बहुत सा सामान मौजूद था। उनके कई ऑफिसर पूरे ख़ानदान के इल्म में थे। वो ज़्यादातर तो घर से बाहर रहते ही थे। रफ्ता रफ्ता दौरों में और इजाफा होता चला गया और उन्होंने जैसे घर आना जाना ही छोड़ दिया। चंद सालों में उनके यहाँ 2 बेटियाँ भी हो गईं, ऐमन और सुमन। मगर बच्चियों की पैदाइश ने भी उनके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं डाला। मैं और उनकी बड़ी बेटी ऐमन तकरीबन हम उम्र थे। इस वक्त हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं और अम्मी अक्सर ज़हरा खाला की तरफ चले जाते थे। शहजाद अंकल तो कभी घर में होते ही नहीं थे। उनकी अम्मा उस वक़्त हयात थीं। अपने हाथों से जानबूझकर कराई गई इस शादी का सारा इल्ज़ाम वो इंतहाई डटाई से ज़हरा खाला पर डाला करती थी और अंकल शहजाद के घर से लातअल्लुक़ रहने की वजह ज़हरा खाला की कमसूरती को ठहराती थी। कभी कभी इल्ज़ामात का रुख सिर्फ़ 2 बेटियों की तरफ मुड़ जाता, जैसे बेटा ना हो सकने की गुनहगार सिर्फ़ ज़हरा खाला हों। ज़हरा खाला बेचारी अपने नाकर्दा गुनाहों पर शर्मिंदा रहा करती थी और चुपके चुपके आंसू बहाती रहती। कभी कभार जब अंकल शहजाद शायद मुंह का मज़ा बदलने को घर तशरीफ़ लाते तो ज़हरा खाला को एक कनीज़ से ज़्यादा हसीयत कभी ना देते। उनका काम सिर्फ़ खाना रखने, कपड़े धोने और इस्त्री करने का रह जाता था। मगर ज़हरा खाला उस पर भी लाख लाख शुक्र बजा लाती कि कम अज़ कम उनके अपालू उनकी नज़रों के सामने तो हैं और देवता की तो सिर्फ़ पूजा की जाती है, शिकायत नहीं की जाती। बहरहाल वक़्त आगे बढ़ा और अंकल शहजाद की बेइतनाई और लातअल्लुक़ी बाकायदा नापसंदीदगी में बदलने लगी। ज़हरा खाला की सास बेबांग दहल अंकल शहजाद की दूसरी शादी का ऐलान करने लगी थी। आए मेरा बच्चा घर की शक्ल तक भूल गया है, वो हर आने जाने वाले के सामने दोहराती। वो भी क्या करे जब ऐसी मनहूस सूरत औरत घर में मौजूद हो। स्याह रात बनकर छा गई है मेरे चांद जैसे बेटे की ज़िंदगी पर। ना जाने सासों में ये कौन सी हिस्स पाई जाती है। सारे ज़माने से छान फटक कर जिस दिन दुल्हन को घर लेकर आती हैं, चंद दिनों में ही उसमें सारे ज़माने की बुराइयां ढूंढ निकालती हैं। खैर, ये तो अंकल शहजाद की अम्मा के ख्यालात थे। ना जाने किस तरह अपनी बेलगाम ज़ुबान और अपनी बहू के दिल को छलनी कर देने के हिसाब किताब उन्होंने खुदा के सामने चुकाने होंगे। शुक्र है वो एक और बोझ अपने साथ जाने में कामयाब ना हो सकी, यानी अंकल शहजाद की दूसरी शादी करवाने का बोझ। हालांकि उन्होंने कम हाथ पैर नहीं मारे थे, मगर अंकल शहजाद के नसीब में कोई बाज़ाब्ता दूसरी शादी लिखी ही नहीं गई थी। लेकिन उनके नसीब में कुछ अजीबोगरीब इत्तफ़ाक़ात ज़रूर दर्ज थे, बेहद पुरअसरार, बहुत हौलनाक। हुआ कुछ यूँ कि किधर घर की शक्ल ही ना देखते थे और कहाँ वो ऐसे घर लौटे कि फिर घर से कदम बाहर निकालना छोड़ दिया। कैसी आवारगी, कैसी तफरी, यहाँ तक कि कैसी नौकरी, सब छोड़ छाड़ दिया। सिर्फ़ हर वक्त ज़हरा खाला को आवाज़ें लगाते, बस तुम हर वक्त मेरे पास रहा करो, वो अल्तजा करते। ज़हरा खाला की सास के तन बदन में आग लग जाती। कलमूही ने ज़रूर कोई जादू टूना करवा दिया है,
इनको पक्का यकीन था, मगर मामला इतना सादा नहीं था। अंकल शहजाद ने दर हकीकत नौकरी वोकरी सब छोड़ दी, कहीं भी आना जाना तर्क कर दिया। घर के सब अंदरूनी कमरे खौफजदा बैठे रहते। सिर्फ उस वक़्त थोड़े मुतमिन नज़र आते जब ज़हरा खाला उनके पास होती। ये सूरत हाल पूरे ख़ानदान वालों के लिए तशवीश का बायस बन गई। सब के बार बार पूछने पर उन्होंने एक वाक़या सुनाया। पिछले दिनों जब मेरा तबादला एक दूर दराज इलाके में हुआ था, तो वहाँ से मेरे साथ भयानक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। मैं एक शाम किसी सुनसान जगह से गुज़र रहा था कि मेरी जीप एक झटके से रुक गई। मैंने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट होकर नहीं दे रही थी। मैं जीप से बाहर निकला और किसी मदद की तलाश में पैदल चलने लगा। शाम का उजाला रात के अंधेरे में बदल रहा था। मैं जाने कहाँ निकल आया। चलते चलते एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने गौर किया तो मुझे बाकायदा किसी के लिबास की सरसराहट महसूस होने लगी। जब मैं रुकता तो आवाज़ भी रुक जाती। मैं घबरा कर वापस मुड़ गया। तेज़ तेज़ कदम उठाकर जीप के करीब पहुंच गया। तेज़ चलने से मैं हाँफ गया था, मगर मेरे साथ चलने वाली मखलूक भी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे मेरे पीछे भागकर वो भी थक गई हो। शुक्र है कि जीप फ़ौरन स्टार्ट हो गई। मैं आंधी तूफ़ान की तरह गाड़ी भगाता घर वापस आ गया। मुझे रहने के लिए जो घर दिया गया था वो बहुत ही पुराना था। उसमें कमरे तो बेशुमार थे, मगर वो बहुत खस्ता हाल थे। मेरा मुलाजिम वहीं का रहने वाला था। वो मेरे लिए खाना बना देता और सफाई वगैरह किया करता। मेरे रहने के लिए उसने 2 कमरे साफ़ कर दिए। बाकी घर काठ कबाड़ से भरा हुआ था। घर के 3 तरफ बहुत बड़ा लान था जो बिल्कुल उजाड़ था। उसमें सिर्फ बेतहाशा बड़ी हुई झाड़ियाँ लगी हुई थी। कई दरख्त भी लगे हुए थे जिनको देखकर अंदाज़ा हो सकता था कि बहुत कदीम हैं। जब मैं सोने के लिए लेटा तो वो पुरइसरार वाक़या मुझे याद आ गया। वैसे तो डर और खौफ से मेरा बिल्कुल वास्ता नहीं, मगर एक अजीब कैफियत मुझे मुसलसल महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है, कोई अनजानी चीज़। मेरा मुलाजिम मेरे बराबर वाले कमरे में सो रहा था। मैंने सोचा उसको आवाज़ दूं कि मेरे कमरे में नीचे अपना बिस्तर लगा ले, मगर मुझे शर्म महसूस होने लगी कि वो क्या सोचेगा कि साहब डर रहे हैं। ना जाने कब मुझे नींद आ गई और ना जाने किस तरह आधी रात को मेरी आँख खुली। कमरे में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, बहुत नागवार। मैं घबराकर उठकर बैठ गया। अचानक मेरे कानों से एक आवाज़ टकराने लगी, एक चरचराहट, जैसे जैसे कोई झूला झुला रहा हो और झूला बुरी तरह जंग आलूद हो। आवाज़ रफ्ता रफ्ता तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ के कमरे में धमाके होने लगे। उसी तरह वो बदबू भी तेज़ हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मुझे याद आया कि ये बदबू तो शाम में भी महसूस हो गई थी, लेकिन जब मेरी जीप बंद हो गई थी मैं डर से कांपने लगा कि अचानक लाइट बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। शफीक, मैंने मुलाजिम को आवाज़ देने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ तो जैसे कमरे में ही गूंज कर रह गई। हिम्मत करके मैं बिस्तर से निकला, टटोल कर खिड़की तक पहुंच गया। डरते डरते पर्दा सिरकाया और उफ, मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो गया। सामने उजाड़ बियाबान लान में इस आधी रात को मुकम्मल अंधेरे में डूबे इस पुरइसरार घर में चांद की मदम रोशनी में वो झूले पर बैठी हुई थी। लंबा सफ़ेद लिबास पहने, अपने सारे लंबे बाल उगे, बाल आगे अपने चेहरे पर डाले, सर झुकाए वो लंबे लंबे झूले ले रही थी। मैं थर थर कांपने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी
कि पर्दा वापस आगे कर दूं। अचानक झूला रुक गया, मगर तेज़ चरचराहट की आवाज़ अभी भी आ रही थी। झूले पर बैठी हुई औरत ने अपना झुका हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू किया, जैसे कोई स्लो मोशन का सीन चल रहा हो। और फिर उसके बालों की ओट में से उसकी आंखें, सुर्ख खौफनाक आंखें, मुझ पर जम गईं। उसके स्याह चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट, चैलेंज देती हुई मुस्कुराहट। शायद मैं बेहोश हो गया था। सुबह उठते ही मैंने अपना सामान उल्टा सीधा पैक कर लिया। शफीक मेरे उसका अचानक फ़ैसले पर हैरान रह गया। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है साहब, इधर कोई असेब वसेब नहीं है। मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। वो इसलिए कि भूत और चुड़ैलें रात के हम सफ़र होते हैं और तुम रात को गधे और घोड़े बेचकर सो रहे होते हो, मैंने तलखी से कहा। पूरी रात एक चुड़ैल लान में पिकनिक मनाती रही, झूले झूलती रही, तुम्हें पता ही नहीं चला। चुड़ैल झूला? कौन सा झूला साहब? बाहर तो कहीं कोई झूला है ही नहीं। शफीक हैरान रह गया। अच्छा, कोई झूला नहीं है तो ये क्या है? मैं उसको बाजू से घसीट कर खिड़की के पास ले आया और पर्दा सिरका दिया, और मुझको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लान दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ कोई झूला वाकई ही नहीं था। देखा साहब, शफीक ने फातहाना अंदाज में कहा, ज़रूर आपने कोई ख्वाब देखा होगा, मगर मुझे 100% यकीन था कि मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या वहम नहीं है। मैंने शफीक की एक ना सुनी और वापसी के लिए निकल गया। हालांकि सूरज की तेज़ रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी, मगर मेरा डर दूर होने को नहीं दे रहा था। बार बार वो सफ़ेद लिबास वाली मखलूक और वो झूला आँखों के आगे आ रहा था, और वो मंज़र जब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही थी। उफ़, उसका भयानक चेहरा मुझे याद आ गया और जीप एक झटके से रुक गई। ओहो, सुबह मैं जल्दी में रेडिएटर में पानी डालना भूल गया। मुझे ख्याल आया, मैंने तो सुबह जल्दी की वजह से एक कप चाय भी नहीं पी थी। मैं जीप से बाहर निकल आया, शायद कोई मदद मिल जाए। अरे ये तो वही जगह है। थोड़ी दूर चलकर मुझे याद आ गया जहाँ मैं कल भटक गया था। मुझे एकदम डर महसूस होने लगा। मैं जल्दी से भागकर जीप में आकर बैठ गया और फिर से उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, और वो स्टार्ट हो गई। मगर अचानक गाड़ी में एक तेज़ बू सी फैल गई, कुछ जलने की बू, और उस बू को अब मैं पहचानने लगा था। मेरे दिल की धड़कन बुरी तरह तेज़ हो गई। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी, उसी तरह लंबे सफ़ेद लिबादे में, बाल आगे चेहरे पर डाले। मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी, उसकी मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ जब से तुमको देखा है। मगर मैं कैसे ना डरता। उसकी आवाज़ भी उसकी सूरत की तरह बहुत डरावनी थी। देखो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे डर कर ही वापस जा रहा हूँ। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं रोने वाला हो गया। पीछा तो अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी खौफनाक मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी आंखें गुस्से में फिर गईं। मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ना जाने कैसे मैंने घर तक का सफ़र तय किया। वो उसी तरह मेरे बराबर बैठी रही। घर पहुंचकर वो एकदम से गायब हो गई। मैंने कुछ सुकून महसूस किया, मगर वो तो वहीं थी मेरे साथ। सिर्फ वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी, मगर जैसे ही मैं अकेला होता वो आ जाती। मुस्कुराते हुए, बिला वजह कहके लगाते हुए, वो एक पल को मेरी जान नहीं छोड़ती थी। जब मैं वॉशरूम में जाता तो बाहर दरवाजे से लाकर खड़ी होती। वो मेरे सिवा किसी को नज़र ना आई थी, ना ही उसकी आवाज़ किसी को सुनाई देती। आराम से कमरे के किसी कोने में मौजूद अपने बालों की ओर से मुझे देखती रहती थी, और कभी कभी तो रात को मेरी आंख खुलती
तो छत से उल्टी लड़की मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसने मुझे इतना खौफज़दा कर दिया कि डर से मेरा दिल बेहद कमज़ोर हो गया। सिर्फ उस वक़्त वो चली जाती थी जब मेरी बीवी मेरे साथ होती। रकाबत की आग उस चुड़ैल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। अंकल शहजाद ने यह सारा किस्सा तफसील से और डर से कांपते हुए सुना दिया था। किस्मत के खेल कितने निराले होते हैं। सारी ज़िंदगी हसीन खवातीन से दिल लगी करने वाले अंकल शहजाद एक सच्चे आशिक के हाथों दिल के मरीज़ बन गए। अब क्या किया जाए, जो एक आशिक एक चुड़ैल थी। एक अरसे तक जब बीवी के साए से बचते थे, अचानक उसके आंचल में पनाह मांगने लगे।